बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या पूरा प्रकरण है? एक महिला बनारस से चल के आती है और गोरखपुर के एक बड़ा प्रमुख पे इतना संगीन आरोप लगा देती है। इसके पीछे क्या कुछ चल रहा है? देखिए, हमने लगभग 1 डेढ़ महीने पहले से ही शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस विभाग में। हमारे ऊपर 6-7 महीने पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था 380 का, हमारे चाचा द्वारा, रमेश चंद्र जायसवाल, उस पर योगेश चंद्र जायसवाल भी शामिल थे। उन्होंने दर्ज कराया था और जब पुलिस ने उसकी जांच की, हमने पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर उनको एप्लीकेशन दिया, जांच के लिए उनको बोला। जब जांच हुआ उस पर, तो उसमें ये सारा मामला फर्जी पाया गया, कोई सबूत नहीं था। और रमेश चंद्र जायसवाल पे 182 की कार्रवाई भी हुई कि ये मतलब गलत तरीके से एफआईआर लिखाते हैं। तो उसमें पुलिस द्वारा जब कड़ा जांच हुआ तब ये प्रकरण निकला। अब हमारा और रमेश चंद्र जायसवाल, योगेश चंद्र जायसवाल का काफी न्यायालय में मुकदमे लंबित हैं। जिला न्यायालय में भी है, हाईकोर्ट में भी है और राजस्व न्यायालय में भी है। तो ये सारे मुकदमे लंबित हैं और अपने आप को हारता हुआ देख के ये हमेशा हर 6 महीने में हमारे ऊपर एक कंप्लेन या मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। रमेश चंद्र जायसवाल और योगेश चंद्र जायसवाल। अच्छा, ये दोनों भाई हैं? हाँ, दोनों एकदम भाई भी हैं और दोनों एकदम हर क्राइम में पार्टनर हैं। अच्छा। और देखिए, ये मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज हुआ है 4 तारीख को, ठीक है। घटना दिखाई जा रही है 28 तारीख की। और उसके बाद ये लोग, वो महिला को मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, पटीदारी से है। फंसाने का तो मेन मुद्दा हमको था। बार बार हमें बुलाया जा रहा था, बार बार हमको बुलाया जा रहा था कहीं भी मिलने के लिए कि होटल में थोड़ा आके समझा दीजिए हमको, या फिर कहीं बाहर मिल लीजिए हमसे। इनके पति, यहाँ तक कि एक बार हम गए थे मिर्जापुर दर्शन करने, तो इनके पति वहां से फोन कर दिए थे कि आइए, घर पे आइए, आपके लिए पत्नी ने तरह तरह के व्यंजन बनवाए हैं। ये मतलब समझिए, ये योगेश चंद्र जायसवाल के हाथों के कठपुतली हैं ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, इनका ये कहना था कि बनारस में हमारी मुलाकात जो है एक शादी समारोह में हुई थी, इसके पहले हम कहीं किसी को नहीं जानते थे। शादी समारोह में हुई आपकी मुलाकात? आप एक ही मुलाकात में आप एक आदमी पे इतना भरोसा कर लिए हैं कि अपना पूरा जीवन का जो करियर था, जीवन की शैली थी, वो उसके हिसाब से चेंज करने लगे हैं। ये पहले बोल रहे हैं कि डीएलएड के थ्रू बात हुई थी। डीएलएड सरकार कराती है। डीएलएड का जो फॉर्म होता है, आप स्टेट गवर्नमेंट भरवाती है। कॉलेज चाहे भी तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेती है। आपने भरा था और इन्होंने बहुत चालबाजी से भरा है। हमारे चाचा का भी कॉलेज है जिनसे इनका बहुत मधुर संबंध है, उनके में न भर के इन्होंने हमारे कॉलेज में भरा। कौन से चाचा? वही जो योगेश, उनके कॉलेज में न जाके आपके यहाँ? हाँ, हमारे में। उसके बाद 25 तारीख को, ये 25 नहीं 26 तारीख को ये सीधे हमारे घर आ गई सामान लेके कि हम लोग को यहीं रुकना है, यहीं रुकना है, यहीं रुकना है। वो तो समझिए, हमारी माता जी ने कहा कि यहाँ कारपेंट्री का काम चल रहा है तो आप कहीं और रुक जाइए। तो फिर हमसे पूछी कि हम कहाँ रुक जाएं, तो हम बोले कि आपका सेंटर यहीं पे है, विजय चौक के पास, बैंक रोड के पास, तो वहीं कहीं देख लीजिए। ये तो यहाँ पे एक रॉयल रेसिडेंसी करके भी होटल है और भी तमाम होटल है। तो इसके द्वारा कहा गया कि वो होटल में जहाँ पे बार हो वहां पे रुकना ठीक रहेगा। वो जैसे वो लड़की तो बहुत फ्रैंक टाइप की है। वो शराब गुटखा उटका सब सेवन एकदम उसका भरपूर रहता है। तो ये हमको बाद में पता लगा। तो उसके बाद ये क्लार्क में इन्होंने बुक किया। अब वो बोले कि बुकिंग हमारे द्वारा कराई गई है। आप क्लार्क में जाइए, बिल देखिए, वो किसने पेमेंट किया उसका। अगर हमारे द्वारा कराया होगा तो हमारा पेमेंट होगा। और वो भी ऑनलाइन पेमेंट किया उसने। ऑनलाइन में तो हमारा नहीं आएगा। और बुकिंग भी के सारे जो पेपर लगाए जाते हैं सब उन्हीं लोग के हैं। वो चीज भी हो गया। उसके बाद जिस दिन का घटना है 28 तारीख का 4:14 पे उसका कॉल आया। उसने पिताजी से कहा कि जरा विशाल जी को भेज दीजिए और जरा सा हम लोग को सेंटर, हम लोग को मिलने में दिक्कत होता है, तो और कुछ बातें भी करनी है। तो पिताजी हमसे बोले, तो हम बोले कि हम तो जा रहे हैं चौरी चौरा और देख लीजिए, आप किसी को भेज दीजिए। तो बोल रहे हैं कि नहीं हम तो। फिर हमारी माता जी बोली कि चले जाइए आप और देख लीजिए, बच्चियां हैं, परेशान ना हो। तो हमारे पिताजी गए वहां पे। अब देखिए, उसी दिन हमने बड़े, वो आपके पिताजी को ही फोन क्यों किया? आपका नंबर उसके पास नहीं था? नहीं, पिताजी को इसलिए फोन की क्योंकि वो पिताजी जैसे हमसे जब बात करती थी हम थोड़ा रूड हो जाते थे। अच्छा। और हम बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे। उसके पति को एक बार बहुत पहले डांटे भी थे हम। अच्छा, इसलिए पिताजी के पास फोन? हाँ, वो मतलब कन्विंस तो हम ही को करवाना चाहती थी, लेकिन पिताजी को की। अब जिस दिन की घटना है, हमने सारा कॉल रिकॉर्डिंग निकाल के रखा हुआ है। 4:14 पे उसका फोन आया और उसने बुलाया। ये मतलब हम झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ बोल सकती है, इलेक्ट्रॉनिक कैमरा झूठ नहीं बोलेगा, मोबाइल झूठ नहीं बोलेगा, ये नहीं बोलेगा। उसके बाद उसी टाइम पे 6:37 पे इसके देवर और देवरानी कमरा छोड़ के गए शराब खाने में। ऊपर 3rd फ्लोर पे है क्लार्क के। शराब खाने में गए, वहां से शराब लाए भाभी के लिए अपने। और उसके बाद देखिए, ये आरोप लगा रही है कि
कपड़े नहीं पहने थे। उन्होंने जब वो खटखटाए दरवाजा तो उन्होंने पिस्तौल दिखा के बोला पहले मैं कपड़ा पहनता हूं फिर तुम कपड़ा पहनो, और उसके बाद पिस्तौल दिखा के दरवाजा खोलो। ये सारे घटना में आपसे पूछ रहा हूँ कितना समय लगेगा हमको पूरा कपड़ा पहनने में, उसको कपड़ा पहनाने में और पिस्तौल दिखा के दरवाजा खुलाने में? 1 मिनट लगेगा? 8 सेकंड के अंदर दरवाजा खुला है, 8 सेकंड के अंदर। अच्छा, नॉक करने के बाद ये वीडियो में है, ये हम गलत नहीं बोल रहे हैं, ये वीडियो आप चेक कराइए, 8 सेकंड में दरवाजा खुला है। इसके द्वारा सब बताया जा रहा है सारी। तो ये सारे जो एविडेंस आप बता रहे हैं ये क्या पुलिस के पास मौजूद है? बिल्कुल होगा पुलिस के पास, बिल्कुल होगा पुलिस के पास। नहीं, आपने दिया है या पुलिस ने? हमने नहीं दिया है वो, लेकिन हमको ये है कि उनके पास होगा। जब वो इतनी तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं और ये सब हमको तो लग रहा है होगा। हमने साहब से, एडीजी महोदय से भी ये सब बात कही है और हमने बोला कि साहब अगर जो भी जरूरत होगी, हम तो यहाँ तक कि बोले कि हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। अच्छा, हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, आप नार्को टेस्ट करा लीजिए हमारा। एक और आरोप उसके पति ने लगाया था यहीं अभी थोड़ी देर पहले बोल के कि हमारी वाइफ, हमारे भाई या उसकी पत्नी जो है तारामंडल के किसी होटल में ठहरे थे, आपके यहाँ से फोन गया और कहा गया कि इतने सस्ते होटल में क्यों हो, तुम क्लार्क में आ जाओ। वो ये भी कह रहा है कि हम क्लार्क के होटल के बारे में पता किए, कमरा 5500 से 6000 तक बुक होता है, हमारा 2500 में हो गया। ठीक है, इस पे क्या जवाब देते हैं हम। ये जहां भी रुके हुए थे हमारे द्वारा फोन किया गया इनको, तो जब सब कॉल रिकॉर्डिंग रखे हैं ये, तो वो भी रखे होंगे। एक बार बता दे कि भाई हमने इनको फोन किया था। जब सारा कॉल रिकॉर्डिंग ये दे रहे हैं तो ये वो भी रखे होंगे कॉल रिकॉर्डिंग। सारा नहीं, एक ही कॉल रिकॉर्डिंग, उसकी भी बात हम करेंगे अभी। जैसे ये कॉल रिकॉर्ड, देखिए मोबाइल का दुकान है उसका, तो ऐसा नहीं है कि वो रिकॉर्ड नहीं करता। नहीं, वो बहुत होशियार आदमी है। वो उसको कमजोर मत समझिए दिमाग से, वो बहुत तेज चलता है वो। और समझिए उसकी, अगर हमने उसको कहीं कुछ नहीं बोला और हमारे लिए एक तरह से वो सब हेडेक थे। हम उनको किसी तरह चाह रहे थे कि यहाँ से निपट के जाएं। बस पटीदारी का मामला था, इसलिए हेडेक तो जो है उसका कहना है कि आपके पिताजी ने ले लिया कि आओ डीएलएड में हम एडमिशन करा देते हैं। डीएलएड में हमारे 100% फुल सीट जाती है। यहाँ तक कि वो लड़की का जब एडमिशन हुआ, हमने उसको बोला भी कि तुम यार बनारस में रहती हो, चौरी चौरा में एडमिशन करा रही हो, मतलब कैसे तुम मैनेज करोगी, क्या करोगी? तो अब वो कोई संतोषजनक जवाब देके नहीं हम कर लेंगे। नहीं, एक चीज ये क्लियर कर, जैसे उसका कहना यह है कि ईश्वर चंद्र जायसवाल जी ने ऑफर किया कि आओ तुमको हम यहाँ करा दे, कहना है उसका। हाँ। आप क्या कर रहे हैं, वो कैसे आ गई यहाँ? ये असत्य है। डीएलएड का एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होता है। आप तमिलनाडु में भी बैठे हो या महाराष्ट्र में बैठे हो, कंप्यूटर खोलेंगे, आप किस कॉलेज में पढ़ना है आप डालेंगे, 70-75% चांसेस होता है कि वो कॉलेज आपको मिल जाता है अगर सीट नहीं भरी है तो इसमें कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन ले ही नहीं सकता। ये जियो है सरकार का। ये आप अगर चाहें तो आप पता भी कर सकते हैं। नहीं तो सब कुछ आपके फेवर में है, सारे एविडेंस है आपके पास। आपको क्या लगता है कि पुलिस आपको जो है सहयोग नहीं कर रही है या किसी जो है दबाव में पुलिस काम कर रही है? देखिए, पुलिस के ऊपर हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। दबाव में हो सकता है जांच कर रही हो, उच्च स्तरीय जांच कर रही हो, ये जो भी कर रही हो, हम अपना बता सकते हैं कि हमको आश्वासन मिला है कि कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। अगर आप गलत होंगे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो लड़की गलत होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हम तो तैयार है, कोई भी जांच में आप नार्को टेस्ट कराइए, आप और भी कोई टेस्ट आपका है, और हम तो सबसे अच्छा बोल रहे हैं कि भाई आप दोनों की बात क्यों मान रहे हैं? आप कैमरा चेक कीजिए, आप रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, आप परिस्थितियां चेक कीजिए, तो अगर उसमें हम दोषी पाए जाते हैं आप बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, निकलवा लीजिए। बिल्कुल, आप वही कॉल रिकॉर्डिंग आप सब निकलवाइए। और देखिए, एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं इसमें, वो लड़का जो है, वो लड़की बोल रही है कि हमने अपने देवर को फोन करके बुलाया। वो जब आ रहा है बियर का कैन लेके खेलते हुए आ रहा है उससे, मतलब अगर भाभी के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है। ये सवाल उससे पूछा था। हाँ। कि हमारे पास कुछ ऐसे फुटेज हैं। हाँ। जिसमें आपके जो है भाई और उनकी वाइफ जो है केन लेके टहलते हुए। हाँ। उसका कहना है कि ये भी काम जो है आपके पिताजी ने, कि हमारे पिताजी ने कहा कि कैन मंगाओ। अगर कैन मंगाना होता, हम बता रहे हैं, कैन मंगाना होता, रूम में फोन रहता है, क्लार्क छोटा होटल नहीं है, तुरंत वेटर लेके आ जाता। तो दोनों को, ये नौकर तो नहीं है कि दोनों को भेजेंगे कैन लाने के लिए, दोनों को कैन, वो तो रूम में आ जाता। बाकी चखना उखना तो वेटर ही लाया। चखना नहीं, पनीर चिल्ली आया, नान आया, पता नहीं क्या क्या आया, दोनों लोग खा रहे हैं, वेटर भी आया। और उसी दौरान जब तीनों लोग बैठे हुए हैं, दोबारा ऑर्डर जा रहा है खाने का। अरे पिताजी 70 साल के, कितना खाएंगे? और वेटर से आप कुछ नहीं बोल रही हैं, आप होटल से कुछ नहीं बोल रही हैं, आप पुलिस से कुछ नहीं बोल रही हैं, आपके सगे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, नाना नानी मामा मम्मी सब लोग रहते हैं, उनसे कुछ नहीं बोल रही हैं, आप सीधे हमारे विरोधियों के पास जा रही हैं। एक 70 साल के बुजुर्ग पर इतना घटिया आरोप लगाने के पीछे कौन कौन लोग हैं, जरा एक बार थोड़ा साफ करिए, और क्या मकसद है? देखिए, इसके पीछे पूरी तरह से योगेश चंद्र जायसवाल और रमेश चंद्र जायसवाल हैं।
पहले भी ये सब कर चुके हैं योगेश चंद्र जायसवाल की। हमारे पास तो है, अपने पत्नी द्वारा भी शिकायत की जा चुकी है हमारे खिलाफ। अच्छा, की जा चुकी है। यही सेम नहीं सेम नहीं, इसमें कुछ है कम ज्यादा करके। हाँ। तो वो लोग जैसे किसी तरह चाहते हैं हाँ। कि ये मामला निपट जाए। अभी देखिए एक वसीयत का 500 करोड़ की जमीन है, अच्छा, उसी की वसीयत का चल रहा है। 11 साल से योगेश चंद्र जायसवाल का प्रोबेट नहीं हो पा रहा है। हाँ। इन्होंने क्या किया है कि एसीएम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, इन्होंने 2 एक ही स्टैंप नंबर के हाँ। वसीयत दाखिल कर दिए हैं। भाई 2 वसीयत दाखिल किए हो, अलग अलग स्टैंप नंबर के होने चाहिए। हाँ। इन्होंने एक ही स्टैंप नंबर के दाखिल कर दिए हैं। मंडलायुक्त ने उसकी जांच करवा दी है, अच्छा। जिलाधिकारी ने उसकी जांच करा दी है। इनका हाथ पांव फूल गया है। हाँ। अब ये एकदम बदहवासी की हालत में यही सब कार्य कर रहे हैं। यही आखिरी चीज है। हाँ। मतलब किसी का चरित्र खराब कर दो कि वो समाज में उठ ना पाए, बैठ ना पाए। भाई हमारे पिताजी मकसद यही है, मुकदमे की पैरवी करते हैं। हाँ। मुकदमे की पैरवी वही सब करते हैं। जब वो समाज में जाएंगे नहीं, आएंगे नहीं, कोर्ट नहीं जाएंगे, अपने आप मामला शांत हो जाएगा। लेकिन उनको बताना चाहता हूं 1001% हम झुकेंगे नहीं। आप अगले 3 महीने में किसी को भी मिला के एक और मुकदमा कर दीजिए हम पे, हम 36 मुकदमे आपके झेल लेंगे, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे। वो लोग ऐसा पहल किए हैं क्या समझौता के लिए? कल हम एक शादी में गए थे रात में। हमारे चाचा जी उमेश चंद्र जायसवाल, उनके देहांत हो गया है। उनकी पत्नी थी, योगेश चंद्र जायसवाल की पत्नी उनको आके बोली है, ये हम रिकॉर्डिंग निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आके बोली है वहां पे कि आप लोग इसमें समझौता करवा लीजिए, पुलिस कोई मदद नहीं कर पाएगी। अच्छा, इन दोनों लोग में बातचीत नहीं था। हमारी जो चाचा की देहांत हो गया उनकी पत्नी में और योगेश की कोई बातचीत नहीं था। लेकिन उस टाइम पे वो पहुंच गए उनके पास। ये हम रिकॉर्डिंग निकलवा रहे हैं, वो निकल जाएगा। और वो बोल रही है कि आप इसमें समझौता कर लीजिए, इसमें पुलिस कोई मदद नहीं कर पाएगी आपकी, हम आपको कोर्ट तक देख लेंगे। और दूसरा ये भी बोली, उनको धमकी दी कि आपका भी एक मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। उनके पति का कोई रजिस्ट्री का मुकदमा है, ये लोग किए हुए हैं उनके ऊपर भी, तो उसके लिए भी दबाव बना रही हैं कि आप जो बयान दिए हैं आप हॉस्टाइल हो जाइए। अब यही सब चल रहा है। आप क्या बता अब इस सकते हैं? पूरे प्रकरण में आप चाहते क्या? हम तो चाहते हैं साहब पुलिस उच्च स्तरीय जांच कर ले, अच्छे से जांच करे। जब हम पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हैं, अगले दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं। ये भाई एफआईआर का आप करा दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बैठ गए, आप पुलिस को जांच भी नहीं करने देंगे। मतलब आप जांच से डर क्यों रहे हैं इतना कि आप घबरा जा रहे हैं कि हमारा ये नहीं हो रहा? अरे भाई आपका एफआईआर दर्ज हो गया, आपका 161 का बयान हो गया, आपका 164 का बयान हो गया। ये तो हमको पुलिस को शिकायत करनी चाहिए। मतलब कि हमारा एक भी बयान नहीं हुआ अभी तक, कोई भी हमारे पक्ष में नहीं हुआ। हमको शिकायत करनी चाहिए कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है। आपका तो सब कुछ हो गया। आपने हमारा कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया, आपने एफआईआर दिखा लिया, 161 का बयान हो गया, 164 का बयान हो गया। अब क्या चाह रहे हैं कि आप पुलिस जांच ना करे, गिरफ्तार कर ले, फांसी चढ़ा दे, गोली मार दे? क्या चाह रहे हैं आप? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके खिलाफ साजिश हुई है और आप उसके शिकार हो गए? बिल्कुल हुए। और ये 26 तारीख से ही चल रही थी जब वो महिला बैग वैग लेकर के आपके घर पहुंची? बिल्कुल। और 28 को ये कांड सामने आया और 4 को मुकदमा। हाँ, अब और भी कुछ बताना आपको। हाँ। इस लड़के ने एक हमारे माताजी का वॉइस वाला वायरल किया। हाँ। वो देखिए, एक उसने काट छाट करके छोटा सा किया। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि एक 70 साल की महिला है, आप उसको फोन कर दीजिए, आप बोल दीजिए कि भाई आपके पति अब फंस गए हैं, अब वो उनको फांसी होगी, उनको जान से जाना पड़ेगा, उनको पुलिस लेके जाएगी। उसका क्या रिएक्शन होगा? वो कुछ नहीं जानती है अभी तक मैटर में। वो बोले कि साहब हाथ जोड़ रहे हैं, माफ कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनको हम उनकी अगर कोई गलती की हो तो हम माफी मांगते हैं। इसने 5 कॉल और किए हमको। हमसे क्या बात हुई है ये वायरल नहीं कर रहा है, उनसे भी 5 बार बात हुई है, वो वायरल नहीं कर रहा है। वो वही चीज वायरल कर रहा है जिससे उसको फायदा मिले। अच्छा, पूरी रिकॉर्डिंग नहीं? पूरी कुछ नहीं, हमसे 5 बार बात हुई है इसकी, वायरल कर दे। वो नहीं दे। हमसे तो बोला है वो कि आप इसको कैसे डील करना चाहते हैं। पहले तो हम ही पे आरोप लगा रहा था ये कि आप किए हैं। अच्छा। तो हम इसको बोले कि तुम शराब पी के आओ क्या? कभी हम किए हैं, कभी पिताजी किए हैं, कभी कौन किया है, पहले वो करो। तो ये आप लोगों से चाहता क्या है? कुछ आप लोगों से? देखिए, हमको पता लगा है कि देखिए ये सब बनारस में रहते हैं, एक छोटी मोबाइल की दुकान है, इनके ऊपर बहुत कर्जा है। हम जैसे ये बाद में हम चाहते हैं कि कर्जा नहीं कर्जा है। अब ये चाचा जी से हमारे मिले होंगे, बातचीत हुई होगी। ये भी उसी मोबाइल के दुकान पे आश्रित हैं, इनके भाई पत्नी भी उसी पे आश्रित हैं, इनके माँ बाप भी उन पे आश्रित हैं। दुनिया भर का कर्जा लिए हुए हैं लोग। अब ये चाचा से मिलके इनको चाचा आश्वासन दिए हैं कि तुम गोरखपुर आओगे, तुमको जमीन दे देंगे, तुम्हारा मोबाइल का दुकान खुलवा देंगे, तुम्हारा घर बनवा देंगे। देंगे तो कुछ नहीं, हो खिलाड़ी आदमी हमारे चाचा भी, देंगे कुछ नहीं हो, लेकिन आश्वासन मोहरा बना रहे हैं। मोहरा बनाए, अब ये मोहरा बनती रहे। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अब चूंकि मामला जो है राजनीति से जुड़ा भी है, इसमें जो आरोपी हैं वो राजनीति में भी रहे हैं, इसलिए जो ये पूरा हाई प्रोफाइल हो गया है। अब इस पूरे प्रकरण को हमने समझाने का प्रयास किया, दोनों पक्षों को दिखाया भी। इस पे आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे गोरखपुर फर्स्ट।